हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी सीरीज़ कवर कर रहे हैं और जहाँ पर हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कवर करने के लिए बैठे हुए हैं। और हम लोगों ने पीछे के सारे चैप्टर्स, नेशनल इनकम, उसके साथ साथ मनी एंड बैंकिंग, फिर हमने एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ये पीछे के सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। अब आ चुके हैं हम लोग अगले चैप्टर पर, जिसका नाम है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएट डिमांड। एक्सेस डिमांड की कौन सी कंडीशन होती है और डेफिशिएट डिमांड की कौन सी कंडीशन होती है, इन सारी कंडीशंस को हम लोग आज एक साथ एक्सप्लेन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो आज हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास में, और फिर हम लोग आगे की चैप्टर्स पर मूव करेंगे। जैसे गवर्नमेंट बजट अगला चैप्टर है, फिर उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला आता है एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। इन दो मतलब को समझते हैं और फिर को खत्म कैसे किया जाता है उसको भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तो बात आती है भैया, हमारे सामने सबसे पहली बात आती है एक्सेस डिमांड की कंडीशन। ये कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? एक्सेस डिमांड रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन aggregate demand is more than aggregate supply corresponding to the full level of output in economy। मैं आपको लास्ट चैप्टर में आपको मैंने बताया था कि इक्विलिब्रियम लेवल कब होता है इकोनॉमी के अंदर। याद करो, ये सारे वही टॉपिक्स हैं जो मैंने लास्ट क्लास में आपको कवर किए थे। और मैंने इक्विलिब्रियम लेवल बताया था इकोनॉमी में किस पॉइंट पर होता है। इस पॉइंट पर जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। याद होगा आप लोगों को, ये मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था। व्हेन द एग्रीगेट सप्लाई is equal to aggregate demand, this condition, this situation is known as equilibrium situation of economy। इस सिचुएशन को एग्रीगेट इक्विलिब्रियम सिचुएशन बोलते हैं। और इसके मैंने आपको ग्राफ बनाकर भी दिखाए थे, शायद आपको याद होंगे। ये रहा, ये पहला वाला अप्रोच था, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला अप्रोच। और इस सिचुएशन को हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला था। और ये दूसरा वाला अप्रोच था जिसमें हमने सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच लिया था, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर थी। इस पॉइंट को हमने इक्विलिब्रियम पॉइंट बोला था। दोनों को एक साथ भी हमने एक कर्व पर शो किया हुआ था। ये वाला पॉइंट जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, इस पॉइंट को हम लोगों ने इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इकोनॉमी का नाम दिया था। आज इसी सिचुएशन से आगे चलते हैं, इसी सिचुएशन को थोड़ा सा आगे के लेवल पर ले जाते हैं और फिर इसको और डिटेल में समझेंगे। ओके, तो भाई लोगों, बात यह है कि ध्यान से देखेंगे आप लोग। फिर से मैं आपके सामने वही सिचुएशन ड्रॉ कर रहा हूँ। पहले हम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट देख लेते हैं, कौन सी कंडीशन है। ये कर्व कौन सी कर्व है? जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा उनको याद होगा ये कर्व कौन सी कर्व है। इसको हम लोग एक एग्रीगेट सप्लाई या फिर इनकम कर्व के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारी दूसरी कर्व कौन सी आ गई? एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड, इसको से कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों को मिलाकर ये कर्व बनती है। और ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। तो इस लेवल पर जो भी इनकम होगी, इस लेवल पर जो भी इनकम होगी, यहाँ पर नीचे हम लोग क्या शो करते हैं? इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। इनकम, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। और यहाँ पर क्या शो हो रहा है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई दोनों मान सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर बात आई कि इस लेवल पर, इतने लेवल पर अगर इकोनॉमी में इनकम होगी, एम्प्लॉयमेंट होगा, आउटपुट होगा, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर रहेगी। और ये कंडीशन मार्केट में इक्विलिब्रियम बनाने का काम करेगी। लेकिन कभी कभी कंडीशन मार्केट में क्या होती है कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। एग्रीगेट डिमांड हमारा थोड़ा सा ऊपर के लेवल पर पहुंच जाता है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर के लेवल तक हम लोग पहुंचाने का काम करते हैं, थोड़े से ऊपर तक ले जाने का काम करते हैं। अब ये है चेंजिंग सिचुएशन। मार्केट में सिचुएशन ये वाली आ चुकी है। इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो कि ये चेंज आया है। हाँ,
लीजिए, अब इस डायग्राम से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अब इक्विलिब्रियम जो बन रहा है वो इस पॉइंट पर बन रहा है। ये कंडीशन है कि इस पॉइंट पर हमारा इक्विलिब्रियम बनेगा। अच्छा, इस पॉइंट को मैं एक और नाम से बताना चाहता हूँ। इस पॉइंट को हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट भी बोलते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, जिस पॉइंट पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है, जिस लेवल ऑफ इनकम पर, जिस एम्प्लॉयमेंट लेवल पर, जिस आउटपुट पर, इसको फुल आउटपुट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी बोलते हैं। मतलब ये वो सिचुएशन है जिसके ऊपर आउटपुट को नहीं बढ़ाया जा सकता। ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट यही है। मैक्सिमम इकोनॉमी के अंदर यहीं पे प्रोडक्शन हो सकता है, इससे ज़्यादा इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन करना भी पॉसिबल नहीं है। हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन इसी पॉइंट पर हो रहा है। और अब मार्केट में सिचुएशन ये हो चुकी है, सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट में डिमांड यहाँ पर पहुँच चुकी है, बल्कि सप्लाई अभी भी यहीं पर है। तो अब इक्विलिब्रियम कहाँ पर बन रहा है? ऊपर बन रहा है। इसको बोलते हैं ओवर द फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये वो वाली कंडीशन है, लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, केन्ज़ियन ने 3 तरह के इक्विलिब्रियम बनाए थे, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम है। और ये वाला जो गैप है, अब ये गैप कैसे फिल किया जाएगा? अब ये गैप कैसे फिल किया जाएगा और इस गैप को क्या नाम दूं? तो जो गैप आया ना, अब ये जो गैप आया डिमांड बढ़ जाने की वजह से, जो इक्विलिब्रियम का गैप आ रहा है, इस गैप को हम लोग नाम देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। जो ये इतना गैप आ गया, इस गैप को नाम दिया जाता है इन्फ्लेशनरी गैप। दिस गैप इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर? तो इसी बात को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कि इस इन्फ्लेशनरी गैप को ही हम लोग एक्सेस डिमांड की कंडीशन बोलते हैं। इस हमें देख के कर रही इस गैप को ही हम लोग इन्फ्लेशनरी गैप और एक्सेस डिमांड की कंडीशन बोलते हैं। तो एक्सेस डिमांड कौन सी कंडीशन होती है? एक्सेस डिमांड वो कंडीशन होती है व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो जितने लेवल से एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा रहेगी, उस कंडीशन को हम लोग एक्सेस डिमांड की कंडीशन बोलेंगे। अब ये कंडीशन क्या अच्छी बात है? ये अच्छा है या बुरा है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये आप ऐसा समझ सकते हो कि इकोनॉमी में हम लोगों ने फुल यूटिलाइजेशन किया हुआ है। किसका? फुल यूटिलाइजेशन किया हुआ है हमने मैन एंड मटेरियल चीज़ों का। मैन एंड मशीन जितने भी हमारे पास हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन सब का हमने फुल यूटिलाइजेशन किया हुआ है। और उन सबको यूटिलाइज करके जो हम टोटल प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, मान लीजिए ये आज की डेट में जो हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ये वेंटिलेटर्स और हम वैक्सीनेशंस मेडिसिन जितना भी हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, वो कर पा रहे हैं, मान के चलते हैं 1000 यूनिट। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है ये कि हम इतना प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो डिमांड है मार्केट में वो है 1500 यूनिट्स की। एक्चुअल में जो मार्केट में डिमांड निकल कर आ रही है हर चीज़ की, गुड्स एंड सर्विसेज की मिलाकर, वो निकल कर आ रही है 1500 यूनिट्स की। ये है एग्रीगेट डिमांड और ये है एग्रीगेट सप्लाई। तो अब इस सिचुएशन में आपको पता चलेगा एग्रीगेट डिमांड जो है वो 500 से ज़्यादा है। और ये जो सिचुएशन जो निकल कर आती है, इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। और इसी को हम लोग नाम देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप ऑन डायग्राम। इसी को हम लोग डायग्राम पर नाम देंगे इन्फ्लेशनरी गैप। लेकिन इस सिचुएशन के बनने के क्या कारण है? किन सिचुएशंस की वजह से ये सिचुएशन निकल कर आती है? व्हाट आर द रीजंस? किन रीजंस की वजह से इकोनॉमी में एक इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है? तो पहले उन सिचुएशन को समझते हैं कि इकोनॉमी में ये इन्फ्लेशनरी गैप जो मैंने आपको निकाल के दिखाया, ये जो गैप निकला, इस गैप को इन्फ्लेशनरी गैप बोला। और ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन पे जा रहा था। फुल एम्प्लॉयमेंट तो इतना था, लेकिन ये कंडीशन ऊपर जा रही है। और ये इन्फ्लेशनरी गैप जो आ रहा है, ये किन वजह से आ रहा है? किन वजह से मार्केट में एक्सेस डिमांड की कंडीशन निकल कर आती है? सबसे पहला कारण तो है राइज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। सबसे पहला कारण यही है कि मार्केट में क्या बढ़ जाना? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ जाना। अब ये कंडीशन कौन सी कंडीशन है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसका मतलब क्या है? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब है कि इंसान जो पहले 1 रुपया कमाता था वो 80 पैसे खर्च करता था, अब वही इंसान जो 1 रुपया कमाता है वो 90 पैसे खर्च करने लगा है। इसका मतलब एवरेज कंजप्शन लोगों ने अपना बढ़ा दिया है। आप ऐसे ले सकते हो, पहले जो व्यक्ति अपने 100% इनकम का 70% कंज्यूम करते थे और 30% सेव करते थे,
अब लोगों ने क्या कर दिया है, 90% कंज्यूम करना शुरू कर दिया है और 30% सेव करना शुरू कर दिया है। अब आई समझ में बात? तो लोगों ने एवरेज कंजप्शन बढ़ा दिया है। अब एवरेज कंजप्शन बढ़ने का मतलब ये होता है कि लोग मार्केट में जा रहे हैं और नए नए गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हैं, तरह तरह की चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। और जब ये गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो क्या होगा, मार्केट में एक्सेस डिमांड की कंडीशन हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड होगा जो मार्केट में बढ़ जाएगा। जब लोग अपना खर्चा बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। पहले लोग कंजूसी करते थे, कम चीज़ें कम पैसा खर्च करते थे तो मार्केट में डिमांड कम थी। अब लोगों ने पैसा ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया अपनी जेब से तो मार्केट में डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट में क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। तो पहला कारण तो यही है मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का कारण कि लोगों ने अपनी इनकम का पोर्शन ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दिया है। दूसरा कारण क्या हो सकता है डिमांड बढ़ने का, रिडक्शन इन टैक्सेस। गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम कर दिए हैं। अच्छा, पहले कोई मोबाइल आता था, इंपोर्ट करते थे तो मान के चलिए इंपोर्ट नहीं, अपने इंडिया में प्रोड्यूस करते थे, उसकी कीमत पड़ती थी 10,000 और गवर्नमेंट उस पर जीएसटी लगा देती थी प्लस करके 18%, मान के चलते हैं 18% 20% कर देते हैं राउंड फिगर में, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो 2,000 रुपये उस पर टैक्स लग गया। अब वही मोबाइल मार्केट में कितने का मिल रहा है, 12,000 रुपये का मिल रहा है। एक आम इंसान के लिए तो ये मोबाइल 12,000 रुपये का ही है, ठीक है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स रेट कम कर दिए। गवर्नमेंट ने बोला नहीं अब 20% नहीं, सिर्फ 10% टैक्स देना पड़ेगा। तो अब वही मोबाइल जो पहले 10,000 12,000 का मार्केट में मिल रहा था, टैक्स कम हो जाने की वजह से वही मोबाइल मार्केट में 11,000 रुपये का मिलेगा। तो अब टैक्स कम हो गए तो मार्केट में प्राइजेस भी चीज़ों के क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब प्राइजेस कम होते हैं किसी चीज़ के तो ये शायद हम 11th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, मार्केट में डिमांड बढ़ती है। लॉ ऑफ डिमांड याद करिए, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो मार्केट में जो प्राइस कम होंगे तो डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब ये डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में एग्रीगेट डिमांड का लेवल ऊपर पहुंच जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगी। तो पहला कारण तो लोगों ने अपना खर्चा बढ़ा दिया, दूसरा कारण गवर्नमेंट ने अपने टैक्सेस कम कर दिए, तीसरा कारण गवर्नमेंट ने भी अपने खर्चे बढ़ा दिए। अजीब बेवकूफ़ी चल रही है, मतलब एक तो सरकार टैक्स कम करते जा रही है, ऊपर से गवर्नमेंट अपने खर्चे भी बढ़ाते जा रही है। गवर्नमेंट ने इस बार 10 नए फ्लाईओवर बना दिए। अब जब वो फ्लाईओवर्स बनेंगे तो क्या उसमें सीमेंट सरिया इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। गवर्नमेंट ने नए नए रोड्स बिल्ड करना शुरू कर दिए, नए नए हॉस्पिटल स्कूल्स बिल्ड करना शुरू कर दिए, नए नए मेट्रो स्टेशन बिल्ड करना शुरू कर दिए, नए नए रेलवे लाइंस बिछाना शुरू कर दिए। तो इसमें आयरन स्टील लोहा सब चीज़ों की डिमांड पड़ेगी, सब चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड लेवल फिर से बढ़ेगा। अगर गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है तो किस चीज़ पर खर्चा उड़ाएगी, अगर किसी क्लब में जाकर पैसे उड़ाना तो शुरू कर नहीं देंगे, वहाँ पर तो किसी चीज़ पे पैसा उड़ाया थोड़ी ना जाएगा, कोई ना चीज़ खरीदी जाएगी, कोई ना कोई चीज़ बिल्ड की जाएगी। और बिल्ड करना मतलब आप क्या कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है जब गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगी तो मार्केट में फिर से एग्रीगेट डिमांड का लेवल कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। 3 कारण होगा जिसकी वजह से मार्केट में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। चौथा कारण है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। हम लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दिया। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने का मतलब भी तो वही है कि आप न्यू मशीन्स खरीद रहे हो, न्यू बिल्डिंग्स बिल्ड कर रहे हो। तो अब ये जितनी भी चीज़ें बनती हैं ये इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए तो वो टोटल बिल्डिंग खरीदना हुआ। अब बिल्डिंग अकेले थोड़ी ना बन जाएगी, उसमें हज़ारों तरह के मटेरियल यूज़ किए जाएंगे और वो मटेरियल्स की डिमांड मार्केट में क्या होगी, बढ़ेगी। एग्रीगेट डिमांड का मतलब है ना कि हर एक वो चीज़ जो मार्केट में बिक रही है, जिसको लोग डिमांड कर रहे हैं, जिसको लोग खरीदना चाहते हैं, हर वो सामान जो मार्केट में अवेलेबल है, तो कोई भी सामान हो उसकी डिमांड मार्केट में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट करने से भी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, एक कारण ये भी हो सकता है फॉल इन इम्पोर्ट। हमने डिमांड करना नहीं बढ़ाया, पहले भी हम 1000 यूनिट्स की ही डिमांड करते थे और आज भी हम लोग 1000 यूनिट्स की ही डिमांड करते थे। लेकिन पहले इन 1000 यूनिट्स को पूरा करने के लिए 200 यूनिट्स का होम प्रोडक्शन होता था और 800 यूनिट्स हम किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है, कार्गो सप्लाईज बंद है, इसलिए फॉरेन से सिर्फ वो सप्लाई आ पाई है 400 यूनिट्स की। तो एक्चुअल में मार्केट में कंडीशन है कि सिर्फ सप्लाई 600 यूनिट की है और डिमांड 1000 यूनिट की है। तो ये वाली कंडीशन क्या बता रही है, एक्सेस डिमांड ज़्यादा है। तो क्या हुआ, इंपोर्ट कम हो गया। इंपोर्ट कम हो जाने की वजह से भी कभी कभी मार्केट में कंडीशंस ऐसी निकल आती है, जैसे आज की डेट में हमारा क्रूड ऑयल का 80 से एवं प्रोडक्शन मान सकते हैं 84% कंजप्शन जो भी हम लोग करते हैं क्रूड ऑयल का, वो हम सब इंपोर्ट करते हैं। अब कोई भी अरब कंट्रीज़ हमारे देश को वो क्रूड ऑयल सप्लाई करना बंद कर दे तो हमारे देश में क्या हो जाएगी, उसकी सप्लाई कम हो जाएगी।
डिमांड उतनी की उतनी है, हमने कोई नया खर्चा नहीं किया, ना ही कोई अपना खर्चा बढ़ाया, ना ही गवर्नमेंट ने अपना खर्चा बढ़ाया, ना ही टैक्स कम किया, लेकिन मार्केट में आना ही बंद हो गया, वो सामान आना ही बंद हो गया या कम हो गया। तो उसकी वजह से भी कंडीशन ऐसी होगी कि एग्रीगेट डिमांड हमारे सामने एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, एक काम और हम बेवकूफ़ी कर देते कई बार, जैसा इस बार हमारे देश की सरकार ने किया है वैक्सीन को लेकर। हमारे देश में एग्रीगेट डिमांड जो वैक्सीन की है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। और इससे पहले हमने क्या कर दिया था, अपनी वैक्सीन को सप्लाई करना शुरू कर दिया था, कहाँ पर, फॉरेन कंट्रीज़ में। हम लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन वो बना दिया था भैया, हमने डिप्लोमेसी खेल रहे थे, वैक्सीन डिप्लोमेसी खेल रहे थे, और हम दूसरे देशों को क्या कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे अपनी वैक्सीन। हम पूरे देशों को अपनी वैक्सीन को क्या कर रहे आ रहे थे, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट पे एक्सपोर्ट। भैया हम तो दानी इंसान हैं, और हमने दूसरे देशों के साथ डिप्लोमेसी खेलने के लिए अपनी वैक्सीन को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ गया, हमारे देश में शॉर्टेज पड़ गई उस चीज़ की, एकदम से शॉर्टेज ऐसी पड़ी कि अब लोगों को वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं हो रही है। तो ऐसा होता है अक्सर कि जिन चीज़ों की ज़रूरत हमारे देश में है और हमने उस चीज़ों को विदेशों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, तो होम कंट्री में उस चीज़ की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, जिस कंडीशन से एग्रीगेट डिमांड फिर से एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर हो जाएगी। और एक है डेफिशिट फाइनेंसिंग। डेफिशिट फाइनेंसिंग, ये टर्म आपको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझ में आएगी, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। गवर्नमेंट का जब टोटल खर्चा टोटल इनकम से ज़्यादा होता है तो ये कंडीशन भी डेफिशिट ये इसी कंडीशन को डेफिशिट फाइनेंसिंग की कंडीशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए गवर्नमेंट का खर्चा है 1,000 रुपये का और गवर्नमेंट की इनकम है 800 रुपये की, करोड़ लगा लो, 1,000 करोड़ का गवर्नमेंट का खर्चा है और गवर्नमेंट की इनकम 800 करोड़ की है, तो 200 करोड़ कहाँ से आएगा गवर्नमेंट के पास। ये 200 करोड़ कहीं ना कहीं से अरेंज किया जाएगा, जहाँ आरबीआई से लिया जाएगा, जहाँ कहीं से लोन लाया जाएगा। तो इस कंडीशन को डेफिशिट फाइनेंसिंग की कंडीशन बोलते हैं, और इसकी वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। दिस इज ऑल्सो ए सिचुएशन फॉर क्रिएटिंग इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। ये वो सारे कारण हैं जिसकी वजह से मार्केट में क्या होती है, एक्सेस डिमांड होती है। अब मुझे बताइए एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि हम लोग जब इक्विलिब्रियम देख रहे हैं, ये वो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है जब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम बना हुआ है। अब मार्केट में ये है फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, इसी पे आउटपुट है, इसी पे एम्प्लॉयमेंट है, इसी पे इनकम है, ये तीनों ही चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, सिचुएशन कुछ ऐसी हो चुकी है कि डिमांड इतनी हो चुकी है, डिमांड इतनी है। अब ये कंडीशन इन्फ्लेशनरी गैप को क्रिएट कर रही है। अब पहला कंडीशन तो आता है, क्या इस कंडीशन को ऐसे पूरा किया जा सकता है, क्यों ना सप्लाई को ही इसी लेवल पर ले जाया जाए, क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगर मार्केट में 1,000 यूनिट की पहले डिमांड एग्रीगेट डिमांड है और सप्लाई फ़िलहाल 800 यूनिट्स की है, तो पहला ऑप्शन तो यही है कि इस प्रोडक्शन को बढ़ाकर इसको 1,000 यूनिट्स की लेवल पर ले जाया जाए। इट इज़ पॉसिबल, ये कंडीशन पॉसिबल हो सकती थी अगर हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन पे थे। हम तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन की बात कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि मतलब कि हमारे पास जितने भी इंसान थे, जितने भी रिसोर्सेज थे, जितनी भी मशीनें थी, हम उनको ऑप्टिमम यूटिलाइज कर चुके हैं। अब उनमें 1% भी क्षमता नहीं है कि वो प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो जब हम इस सिचुएशन पर हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ाने का 1% भी चांस नहीं है, तो क्या प्रोडक्शन कभी बढ़ पाएगा इकोनॉमी में? प्रोडक्शन बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो इसका मतलब आउटपुट ऑन इफेक्ट ऑन आउटपुट क्या पड़ेगा? आउटपुट मतलब प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो इफेक्ट, नो इफेक्ट, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा आउटपुट में, क्योंकि हम तो ऑलरेडी फुल कंडीशन पर हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब समझते हो ना, अगर 100 लोग काम के लिए थे तो 100 के 100 लोग लगा लिए गए हैं। 100 मशीनें थी हमारे पास तो 100 की 100 मशीनें यूज़ हो रही हैं और 100% यूज़ हो रही हैं। अब उनमें जब लिमिट ही नहीं बची प्रोडक्शन बढ़ाने की, तो अब कैसे प्रोडक्शन को 800 से 1,000 यूनिट पर ले जाओगे? ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है। आउटपुट बढ़ाना, अच्छा एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना, जब मैं पहले ही बताता जा रहा हूँ सारी चीज़ें फुली यूटिलाइज हो रही हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है क्या? 100 लोगों को काम देना था, 100 के 100 लोग काम कर रहे हैं, तो अब 110 लोग कहाँ से ले आओगे? अब हमें 10 लोगों की और ज़रूरत है, तो कहाँ से ले आओगे? इंपोर्ट करोगे लोगों को, डाउनलोड करोगे कहीं से? नहीं कर सकते ना। तो एम्प्लॉय या मशीन और ले आओगे? नहीं कर सकते। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाया जा सकता। जितना भी हमारे पास रिसोर्सेज थे उन सबको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इस पर भी नो इफेक्ट पड़ेगा, नो चेंज। ना तो हमारा आउटपुट में चेंज आएगा, ना ही हमारा एम्प्लॉयमेंट पे चेंज आएगा। तो अब क्या बचा हमारे पास? तीसरा ऑप्शन है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। क्या कीमतों में बदलाव होंगे? हाँ भाई साहब, एक ही ऑप्शन बचा है। अब एक ही ऑप्शन बचा है। जो दवाई पहले 100 रुपए की मिलती थी, अब उसी दवाई को 2,000 रुपये में कर दो, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनकी 2,000 रुपये देने की औकात ही नहीं होगी, तो वो लोग नहीं खरीदेंगे। तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो नीचे के लेवल पर आ जाएगी।
यही तो होता है इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल। इसी को तो जनरल प्राइस लेवल का इफेक्ट बोलते हैं कि भैया जनरल प्राइस लेवल को क्या कर दो, बढ़ा दो, मार्केट में कीमतें बढ़ा दो चीज़ों की। मार्केट में सरसों का तेल 170 रुपये, फॉर्च्यून तेल 180 रुपये, मार्केट में क्रूड ऑयल एक जो पेट्रोल है वो 100 रुपये। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ना तो आउटपुट बढ़ाया जा सकता है, ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सकता है, फिर भी मार्केट में एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। तो इसको बराबर पे लाने का फिर एक ही तरीका है, चीज़ों को महंगा करो, चीज़ों को महंगा करो। या तो वो तरीका कर सकते हो प्रोडक्शन बढ़ा दो, तो चीज़ों के दाम अपने आप कम हो जाएंगे। जहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो, मतलब वही यूज़ मशीनें वगैरह ज़्यादा लगा दो तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो अपने आप सप्लाई बराबर हो जाएगी, तो कीमतें अपने आप कम हो जाएंगी, उतनी की उतनी रहेंगी, कीमतों पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये दोनों ऑप्शन ही हमारे हाथ से निकल चुके हैं, ना हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं ना हम आउटपुट बढ़ा सकते हैं, तो फिर एक ही ऑप्शन हमारे पास बढ़ता है कि हम प्राइजेस बढ़ा दें, हम कीमतें बढ़ा दें चीज़ों की। और जब हम कीमतें बढ़ाते हैं ना चीज़ों की, तो क्या होता है पता है? चीज़ों की कीमतें बढ़ाने से क्या होता है कि हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, और महंगाई को क्या बोलते हैं हम लोग अपनी इकोनॉमी के टर्म में? इन्फ्लेशनरी गैप। जो डायग्राम में मैंने बताया था इन्फ्लेशनरी गैप, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। यही है वो इन्फ्लेशनरी गैप। जो ये गैप खाया था, ये किस लिए आया था? मार्केट में इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए। आज की डेट में मार्केट में कंज्यूमर नहीं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, जो होलसेल प्राइजेस की बात करता है, उसमें इन्फ्लेशन 10% करीब हो चुका है। हाईएस्ट हुआ है 2008 के बाद। 2008 में लास्ट टाइम इतनी महंगाई थी जितनी आज की डेट में महंगाई पहुंच चुकी है। 2008 में वर्ल्ड में ग्रेट रिसेशन चल रहा था। वही कंडीशन आज की डेट में कि हमारे देश में आज महंगाई, होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूँ अभी। हमारे लिए मेन जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फिर भी उसका भी मुझे अंदाजा है कि वो भी 8 से 10% के आसपास ही रहेगी। तो ये महंगाई बहुत हाईएस्ट लेवल की महंगाई मानी जाती है। जनरल महंगाई होनी चाहिए। इन्फ्लेशन एक ऐसी दो धारी तलवार है, जो अगर ज़्यादा हो तो भी दिक्कत करता है, और जो बहुत कम हो जाए तो भी दिक्कत करता है। इन्फ्लेशन, महंगाई दर को मार्केट में कंट्रोल करना पड़ता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा। गवर्नमेंट भी इसको कंट्रोल करती है महंगाई को, और हमारे देश का आरबीआई, सेंट्रल बैंक, वो भी कंट्रोल करता है महंगाई को। महंगाई जनरली कितने परसेंट होनी चाहिए? 2% से लेकर 6% के बीच में। मैं ये कैसे कह रहा हूँ? जो स्टैंडर्ड रेट है जिसको बोलते हैं, वो है 4%। मार्केट में इन्फ्लेशन 4% के आसपास होना चाहिए। ये अच्छी कंडीशन मानी जाती है इकोनॉमी के लिए। इससे इकोनॉमी भी ग्रो कर रही होती है, प्राइजेस भी थोड़े थोड़े बढ़ रहे होते हैं, लोगों को भी इससे फ़ायदा हो रहा होता है। ये कौन सी विन विन सिचुएशन होती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा है तो इसमें थोड़ा बहुत इलास्टिसिटी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सके, तो मतलब प्लस माइनस इसमें 2% किया जा सकता है। इसमें +2% भी किया जा सकता है, -2%। तो इसलिए इसको कह सकते हैं 2% से लेकर 6% के बीच में अगर महंगाई दर है तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। इसके बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। लेकिन आज की डेट में अगर इन्फ्लेशन 10% पहुंच रहा है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले साल जिस चीज़ की कीमत 100 रुपये होती थी, आज उसी चीज़ की कीमत 110 रुपये हो चुकी है। जो चीज़ पहले 1 लाख रुपए की आती थी, आज वही चीज़ 1,10,000 रुपये की आ रही है। इसका सीधा सीधा कारण है कि ये क्या बढ़ रहा है? ये इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इकोनॉमी में। इसी कंडीशन को बोलते हैं इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब मार्केट में हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाना। और वो किस वजह से हो पाता है? क्योंकि ना तो हम आउटपुट बढ़ा पाते, ना प्रोडक्शन बढ़ा पाते, ना सप्लाई बढ़ा पाते। तो जो एक्सेस डिमांड है उसको पूरा कैसे किया जा सकता है? अब डिमांड तो है ही उतनी चीज़ों की, तो फिर एक ही ऑप्शन है कि लोगों को बोले कि आप लोग मत खरीदो। तो किन लोगों को मना कर सकते हैं आप लोग ना खरीदो? जो लोग गरीब है। ये सिचुएशन सबसे ज़्यादा किसके ऊपर इम्पैक्ट करेगी बताइए? कोई चीज़ जो पहले 100 रुपये की आती थी, आज वो 180 रुपये की आ रही है। सीरियसली बता रहा हूँ। जो हम लोग तो ऑयल्स, एडेबल ऑयल्स, जो हम लोग एटेबल ऑयल्स घर में यूज़ करते हैं, सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल्स वगैरह, जो पिछले साल तक 100 रुपये तक, 90 रुपीज़ के आसपास आ रहे थे, आज वही ऑयल्स 160 रुपये, 150 रुपये, 190 रुपये के आसपास आ रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट क्या अमीर आदमी को पड़ेगा? जो इकोनॉमी के अंदर रिच पीपल्स हैं उनके ऊपर इसका असर पड़ेगा? उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो 500 रुपये का भी हो जाए तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इस पे इम्पैक्ट पड़ता है इसमें, वो पड़ता है पुअर जनसंख्या के ऊपर, पुअर पॉपुलेशन के ऊपर। जो देश की गरीब जनता है उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट को और आरबीआई को इस चीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है कि जो इन्फ्लेशन 10% पर था, इसको फिर से 2% से लेकर 6% के बीच में लाया जा सके। तो अब इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको करने के लिए कुछ तो मेजर्स लेने पड़ेंगे।
इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तो मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो इसी चैप्टर में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या वो मेजर्स लिए जा सकते हैं जिसकी वजह से क्या किया जा सकता है, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पहले मैंने आपको एक्सेस डिमांड की सिचुएशन बताई कि एक्सेस डिमांड कौन सी कंडीशन होती है, फिर मैंने आपको कारण बताया किन वजह से एक्सेस डिमांड होती है, और एक्सेस डिमांड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ना तो आउटपुट बढ़ता है ना एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, सिर्फ देश में महंगाई बढ़ती है। इसलिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाता है। ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है एक इकोनॉमी के लिए। तो अभी तक हमने इस प्रॉब्लम को समझा। अभी एक और प्रॉब्लम है जो हम समझने वाले हैं, उस प्रॉब्लम का नाम है डेफिशिट डिमांड। उस प्रॉब्लम का नाम है डेफिशिट डिमांड। एक मिनट में। चले, तो अब बात करते हैं हम लोग एक और सिचुएशन जो हमारे सामने है। इस कंडीशन को नाम देते हैं डेफिशिट डिमांड। अभी हम लोगों ने एक्सेस डिमांड देखा, इसका जस्ट उल्टा करके देखते हैं, उसको बोलेंगे हम लोग डेफिशिट डिमांड। तो चलिए पहले डेफिशिट डिमांड की कंडीशन को देखते हैं, समझते हैं ये कैसी होती है। बात कर रहे हैं किसकी, मैं इसको शॉर्ट में डी लिखूंगा, ठीक है, हर बार। ये हमारा कौन सा है, एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। तुम कहाँ पे बन गए भैया, ये हमारी सप्लाई कर्व है, इसी को हम लोग इनकम कर्व, इसी को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारी कौन सी कर्व है, एग्रीगेट डिमांड कर्व, सेविंग प्लस इन्वेस्ट, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। दिस इज एग्रीगेट डिमांड, सेविंग, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट पर बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन। ये कौन सी सिचुएशन है, दिस इज द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, जिस पॉइंट पर मार्केट में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। इस पॉइंट पर आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट और इनकम तीनों ही फुल लेवल पर है, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। ये वाई एक्सिस, और यहाँ पर हम शो कर रहे हैं एग्रीगेट डिमांड को। अच्छा, अब बात करनी है हमें सिचुएशन की। सिचुएशन ये है कि इकोनॉमी में ये वाली कंडीशन तो फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन है, लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं मार्केट के अंदर कि मान लीजिए लोगों के पास पैसा नहीं है। और भी कई कारण हो सकते हैं, एक मैं यही वाला कारण लेके चल सकता हूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ कि लोगों के पास अब पैसा नहीं है। तो अब लोगों के पास जब पैसा नहीं है तो लोग चीज़ें कम खरीदेंगे, और जब कम खरीदेंगे तो ये ग्राफ यहाँ पर आ जाएगा नीचे। अब सिचुएशन ये वाली बन चुकी है, इसको थोड़ा सा डॉटेड कर देंगे ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये चेंज आया है। डॉटेड लाइन इसलिए बनाई जाती है ताकि ये रिप्रेजेंट किया जा सके एग्जामिनर को, ये चेंज शो हो रहा है। ओरिजिनल वो थी, ये नई बनाई जा रही है। तो अब इस सिचुएशन के अनुसार जो डिमांड का इक्विलिब्रियम बन रहा है वो यहाँ पर बन रहा है। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से नीचे इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ रही है। इस पॉइंट पर यहाँ पर ऐसा हो रहा है। एक्चुअल में ये सिचुएशन ऐसी थी कि डिमांड और सप्लाई बराबर थी,
एग्रीगेट डिमांड मान के चलते हैं मार्केट में थी 1000 यूनिट की किसी भी चीज़ की, और एग्रीगेट सप्लाई टोटल मिलाकर 1000 यूनिट की। तो ये बराबर वाली सिचुएशन थी इस पॉइंट पर। लेकिन अब समस्या ये हो चुकी है कि डिमांड मार्केट में हो चुकी है 800 यूनिट की, और सप्लाई अभी भी 1000 यूनिट्स की ही है। सप्लाई इज स्टिल फॉर 1000 यूनिट्स। ये सिचुएशन नीचे आ चुकी है। यहाँ पर आपको पता चलेगा डिमांड नीचे के लेवल तक पहुँच चुकी है। तो ये एक गैप बन चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में एक गैप बन चुका है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक गैप आ चुका है, और इस गैप को हम लोग नाम देते हैं डिफ्लेशनरी गैप। जिस तरह से वो इन्फ्लेशनरी गैप था, इस गैप को हम लोग डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं। और आप लोगों को इन्फ्लेशन बुरा लग रहा होगा, बिल्कुल इन्फ्लेशन बहुत बुरी चीज़ है, एक लेवल से ज़्यादा चले जाना, लेकिन डिफ्लेशन उससे भी घातक सिचुएशन। मतलब अगर इन्फ्लेशन एक बुरे लेवल पर है तो डिफ्लेशन उससे अल्ट्रा मैक्स प्रो लेवल पर है। सोचिए, ये दोनों ही कंडीशन एक इकोनॉमी के लिए बहुत ही गंदी सिचुएशन होती है। इसलिए इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन फिर भी अच्छा है कि 4% करीब इन्फ्लेशन होना चाहिए। अब मैं इस बात को आगे प्रूव करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा फैक्ट्स के साथ कि डिफ्लेशन क्यों बुरा है, आगे हमको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल तो हमें पता चल गया डायग्राम को देखकर कि डिफ्लेशन किस कंडीशन को बोलते हैं, जब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। When the aggregate demand is less than aggregate supply, this situation is known as deflation, deficit demand। इसी सिचुएशन को हम लोग डेफिशिट डिमांड, इसी कंडीशन की वजह से निकलता है डिफ्लेशनरी गैप। इसी बात को हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। तो अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा और गहराई से समझते हैं और डीप में जाते हैं इसमें कि किन कारणों की वजह से ये डिफ्लेशन डेफिशिट डिमांड की कंडीशन आ रही है। ये डायग्राम आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ पर जो गैप ये निकल कर आया आपके सामने, इस कंडीशन को हम लोग डिफ्लेशनरी गैप का नाम देते हैं। ये फुल एम्प्लॉयमेंट था और ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट है। यहाँ तक की बात तो मैंने आपको डिटेल में समझा दी है। अब कारण देखते हैं, किन कारणों की वजह से मार्केट में डिमांड कम हो जाती है। मार्केट में जो एग्रीगेट डिमांड है, उस एग्रीगेट डिमांड का कम होने का क्या कारण है, किन कारणों की वजह से मार्केट में एग्रीगेट डिमांड जो रहती है वो कम रहती है। इन कारणों को हम समझ रहे हैं। सबसे पहला कारण तो वही है जो पीछे था, पहले था इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ था डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब लोगों को डर बैठ गया है दिमाग में कि हमें अगर हमने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया तो फ्यूचर के लिए क्या होगा, फ्यूचर में इनकम होगी कि नहीं होगी। अब लोगों ने पैसा सेव करना शुरू कर दिया है, सेविंग्स करना शुरू कर दी है लोगों ने। तो ये सेविंग्स वाली जो कंडीशन होती है ना, ये बहुत बुरी कंडीशन होती है। पैसा सर्कुलेट नहीं होता है, चीज़ें नहीं खरीदी जाती हैं। अब यहाँ पर लोगों ने पैसा खर्च करना कम कर दिया है, मतलब सेविंग्स बढ़ा दी, इसका मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम कर दिया है। एवरेज कंजप्शन जो पहले एक व्यक्ति 100% रुपीज़ कमाता था, मान लो कोई भी एक एक्स अमाउंट कमाता था, वो 100 रुपीज़ था, 100% कमाता था, उसमें से व्यक्ति पहले 70% खर्च करता था, 30% सेव करता था। तो 70% जो खर्च करेगा उससे डिमांड होगी, ये डिमांड क्रिएट करेगा। 30% ये कोई डिमांड क्रिएट नहीं कर रहा है। लेकिन अब लोगों के दिमाग में वो दहशत बैठ गई है, कभी भी लॉकडाउन लग सकता है, कभी भी इनकम खत्म हो सकती है, तो उस समय क्या करेंगे भैया, सेविंग करो, खर्चा कम करो। तो अब लोगों ने क्या कर दिया है, 50% कंजप्शन कम कर दिया है। 50% मतलब अब कंजप्शन कर दिया 50% और सेविंग कर रहे हैं 50%। मतलब अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 50 रुपये खर्च कर रहे हैं, 50 रुपये सेव कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ मार्केट में, जिसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में डिमांड कम हो गई, जिसकी वजह से मार्केट में चीज़ें नहीं खरीदी जा रही हैं। और जिसकी वजह से अगर मार्केट में चीज़ें नहीं खरीदी जा रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, टोटल लेवल पर जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। पहला पॉइंट समझ में आया। एवरेज कंजप्शन जो था व्यक्ति का वो क्या हो गया है, वो कम हो गया है। दूसरे नंबर पे एक और कारण हो सकता है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। डिमांड कम होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट ने चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, टैक्सेस बढ़ा दिए। कैसे बढ़ा दिए, एग्जाम्पल लेके चलते हैं। कोई सामान था, मान के चलते हैं पहले कोई मोबाइल फ़ोन था, वो एग्जाम्पल लेके चले, जो पहले 10,000 रुपये का आता था और उस पर जो टैक्सेस लगते थे वो 15% करीब लगते थे। तो 1500% टैक्स लगा, 1500 उस पर टैक्स लग गया। ये मोबाइल सामने वाले व्यक्ति को 11,500 रुपये में मिलता था और लोग इसको 11,500 रुपये की कीमत पर खरीद रहे थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने बोला नहीं, 15% टैक्स नहीं लगाएंगे, 30% से टैक्स लगाएंगे। तो वही सामान जो पहले 10,000 का आ रहा था, अब वही सामान कितने का आ रहा है, 3,000 उस पर टैक्स लग जाएगा। तो वही सामान मार्केट में 13,000 रुपये में मिलेगा। तो कौन व्यक्ति है जो उसे 13,000 में खरीदेगा।
अब दाम बढ़ गए ना, कुछ ही लोग हैं जो बढ़े हुए दाम पर उसको खरीदेंगे, जिन्हें बहुत ज़रूरी था, जिन्हें लगता था अरे यार ये तो पहले 11.5 का आता था, अब ये 13 का हो गया, रुक जाओ सस्ता हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा तब खरीदेंगे। बहुत ही कम कम लोग होंगे जिन्हें इमरजेंसी में ज़रूरत होगी तो वो ले लेंगे। बाकी सब लोग तो क्या करेंगे, सस्ते का वेट करेंगे, सस्ता होने का वेट करेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, टैक्सेस बढ़ जाने की वजह से रेट्स बढ़ जाते हैं मार्केट में, और लॉ ऑफ डिमांड फिर से काम कर जाता है। यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, प्राइजेस बढ़ाओगे डिमांड कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है, जब भी किसी चीज़ों की कीमतें मार्केट में बढ़ाओगे, मार्केट में उनसे रिलेटेड डिमांड कम होती जाएगी। अगला एक और कारण है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। पहले क्या कर रही थी, गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ पैसा खर्च कर रही थी। गवर्नमेंट रोड्स बना रही थी, गवर्नमेंट ब्रिजेस बना रही थी, गवर्नमेंट फ्लाईओवर्स बना रही थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बना रही थी। इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा था और इनकी वजह से मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही थी। लेकिन गवर्नमेंट के पास भी पैसा नहीं बचा, सारा पैसा तो लोगों के इलाज में पैसा खर्च कर दिया, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर ही हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बोल के उसकी पोल खुल गई पूरी की पूरी। तो भैया डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट ने बाकी चीज़ों पे पैसा खर्च करना कम कर दिया, रेलवे पे कोई पैसा खर्च नहीं, रोड्स पर कोई पैसा खर्च नहीं, बाकी बिल्डिंग्स पर कोई पैसा खर्च नहीं, हॉस्पिटल फ्लाईओवर्स पर कोई पैसा खर्च नहीं, गवर्नमेंट ने सारा एक्सपेंडिचर अपना ख़त्म कर दिया। इसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में बाकी चीज़ों की क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। एक है इन्वेस्टमेंट कम हो जाना। इन्वेस्टमेंट का वही मतलब है, हमने नई नई चीज़ें खरीदना बंद कर दिया है, बिल्डिंग्स खरीदना, मशीन्स खरीदना कम कर दिया है, कैपिटल एसेट्स को खरीदना कम कर दिया है, तो एग्रीगेट डिमांड तो यहाँ से भी कम हो रही है। हाँ, एक कारण और हो सकता है, राइज इन इम्पोर्ट्स। राइज इन इम्पोर्ट्स मतलब ये है कि पहले हम 1000 यूनिट्स की डिमांड करते थे, आज भी हम लोग 1000 यूनिट्स की ही डिमांड कर रहे हैं, हमने अपनी डिमांड में कोई कम नहीं की है। लेकिन पहले जो हमारे पास सामान आता था, पहले हम इंपोर्ट करते थे 1000 यूनिट्स, आज हम इंपोर्ट करने लगे हैं 1500 यूनिट्स। तो अब तो वो दिखेगा ही ना कि हमारे पास सप्लाई ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये भी कंडीशन हो सकती है, कई बार हम इंपोर्ट बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से सप्लाई मार्केट में बढ़ जाती है, तो डिमांड उतनी को उतनी रहती है। वो भी कंडीशन कई बार डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन शो करती है, भैया डिमांड कम है सप्लाई ज़्यादा है। हाँ, एक कारण और भी हो सकता है, हम लोग पहले क्या करते थे कि किसी सामान का 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन घर पे कंज्यूम करते थे और 500 यूनिट हम एक्सपोर्ट करते थे, टोटल मिला के 1500 यूनिट्स की डिमांड बन जाती थी और सप्लाई भी 1500 यूनिट्स की थी, तो पूरा कंज्यूम हो जाता था। लेकिन अब घर पे प्रोडक्शन सिर्फ 1000 यूनिट्स का हो रहा है, बाहर हमने एक्सपोर्ट करना सिर्फ कम कर दिया, 100 यूनिट्स ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी भी 400 यूनिट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। हो सकता है, मतलब सीधा सीधा है कि हम लोग ने एक्सपोर्ट करना कम कर दिया है, तो जो डिमांड मार्केट में फॉरेन कंट्रीज में कंज्यूम हो जाती थी वो अब कंज्यूम नहीं हो पा रही है, जिस कारणों की वजह से भी मार्केट में क्या कंडीशन हो जाएगी, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन कवर हो जाए बन जाएगी। ये वो सारे कारण हैं जो मैंने पीछे के कारण बताए थे, इन सब के ऑपोजिट हैं, ये सारे ऑपोजिट कंडीशंस हैं। जो पीछे की कंडीशन थी वही उल्टी कंडीशन है, तो कारण भी उल्टे ही होंगे, वही कारण है लेकिन कारण जस्ट उल्टे हैं। अब इस वजह से, इन सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है, मार्केट में एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो नीचे जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड नीचे जा रही है और नीचे जा रही है, सप्लाई बढ़ी हुई है। अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, डेफिशिएंट डिमांड का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो डेफिशिएंट डिमांड का सबसे पहला इम्पैक्ट तो पड़ता है आउटपुट के ऊपर, सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ता है आउटपुट के ऊपर, इफेक्ट ऑन आउटपुट। आउटपुट का मतलब है प्रोडक्शन। अगर पहले प्रोडक्शन 1000 यूनिट का हो रहा था और डिमांड भी 1000 यूनिट की थी, तो इक्विलिब्रियम बना हुआ था, लेकिन अब मार्केट में जब डिमांड कम हो गई है, मार्केट में डिमांड अब 800 यूनिट की हो गई है, तो कोई प्रोड्यूसर बेवकूफ़ है जो 1000 यूनिट ही बनाएगा। वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्शन कम नहीं कर देगा, वो बोलेगा जब बिकता ही नहीं है तो बनाने की ज़रूरत क्या है, नुकसान करने की ज़रूरत क्या है। तो कंडीशन ये होगी कि मार्केट में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बिल्कुल। मार्केट में लोग क्या करेंगे, जो प्रोड्यूसर्स होंगे कम प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। अच्छा, जब प्रोड्यूस कम करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट पर असर पड़ेगा। पहले उन्हीं 1000 यूनिट्स को बनाने के लिए 50 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, अब 800 यूनिट बनाने के लिए सिर्फ 40 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। 10 लोगों को क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा नौकरी से।
तो क्या बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट और कम हो जाएगा। मशीनें भी पहले जो हम 20 यूज़ कर रहे थे अब से 4 यूज़ करेंगे, 5 यूज़ करेंगे, 10 यूज़ करेंगे उनका, तो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। अच्छा, क्या जनरल प्राइस लेवल पर असर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जब कोई सामान मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, आप मार्केट में देख लीजिएगा, जो सब्जी वाले होते हैं, फ्रूट सेलर होते हैं, जब उनके फ्रूट सब्जियां नहीं बिक रही होती है, उन्हें पता है कल तक ये खराब हो जानी है और कोई नहीं खरीद रहा है, तो फिर वो क्या करते हैं, अपने प्राइजेस को कम करना शुरू कर देते हैं। बोले घाटे में ही सही, जो मिले वही सही। भले ही वो चीज़ पहले 50 रुपये के जी बिक रही थी, शाम को वही चीज़ 30 रुपये के जी बिकना शुरू कर देते हैं। बोले भैया अब घर जाना है, जैसा लेना है वैसे ले जाओ, ख़त्म करो एटलीस्ट। घाटे में बेचना शुरू कर देते हैं लोग, और इस कंडीशन को बोलते हैं मार्केट में जनरल प्राइस लेवल क्या आ जाना, कम हो जाना, चीज़ों के दाम बिल्कुल कम हो जाना। एक टाइम आपको याद होगा, कुछ साल पहले प्याज 2 रुपये के जी बिक रही थी, 2 रुपीज़ के जी पर प्याज बिक रही थी, 3 रुपये किलो आलू बिक रहे थे। क्यों हो रहा था भाई सब ये, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड वॉज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। डिमांड बहुत कम थी उस समय उन चीज़ों की, और सप्लाई एकदम से आ गई थी। और जब सप्लाई बढ़ती है तो सीधी बात है, जब ये कीमतें अपने आप कम होना शुरू हो जाती हैं। इससे जो प्रोड्यूसर होता है वो घाटे में चला जाता है और आगे से वो प्रोडक्शन नहीं करता है, उस चीज़ को वो प्रोड्यूस करना ही कम कर देता है। तो यहाँ पर इफेक्ट आउटपुट पर क्या पड़ेगा, आउटपुट कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट पे क्या पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा। जनरल प्राइस लेवल पे क्या असर पड़ेगा, जनरल प्राइस लेवल कम हो जाएंगे। अब सोचो, ये सिचुएशन बुरी है कि वो वाली सिचुएशन बुरी थी। उसमें आउटपुट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, एम्प्लॉयमेंट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा था, हाँ जनरल प्राइस लेवल बस बढ़ रहे थे। यहाँ से अब सर्कल चालू होता है बेरोजगारी का, जो हमारे देश में चल रहा है। यहाँ से बेरोजगारी का सर्कल चालू होता है। कैसे चालू होता है कि अब ज़रूरत थी पहले 1000 यूनिट की, अब ज़रूरत है 800 यूनिट की। तो प्रोडक्शन कितने का हुआ, 800 यूनिट का हुआ। मार्केट में जो 10 लोग बेरोजगार हो गए, पहले 50 लोग लगे हुए थे वही काम को करने के लिए, अब 40 लोग लगे हैं, तो 10 लोग क्या हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए ना। इस काम की वजह से 10 लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, इनकी इनकम क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो कुछ डिमांड तो ये लोग भी कर रहे होंगे, 10 लोग जो जो पहले काम कर रहे होंगे ये भी डिमांड कर रहे होंगे पहले कुछ ना कुछ। अब इनको जब नौकरी से निकाल दिया गया ना, जब काम से निकाल दिए गए, तो ये लोग भी डिमांड क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बिल्कुल इनकी डिमांड भी कम हो जाएगी। अब इस सिचुएशन से एक और असर पड़ेगा कि जो डेफिशिट डिमांड थी वो और ज़्यादा डेफिशिट हो जाएगी। मतलब डेफिशिट डिमांड की कंडीशन और बुरी हो जाएगी, लोग और ज़्यादा बेरोजगार हो जाएंगे। इनकम कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड और कम हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड जब और कम होगी तो प्रोडक्शन और कम करना पड़ेगा। अगली बार फिर 600 यूनिट प्रोड्यूस किए जाएंगे, तो मतलब 10 लोगों को और बेरोजगार कर दिया जाएगा। जब ये 10 लोग और बेरोजगार हो जाएंगे तो इनकी तरफ से जो डिमांड हो रही थी वो भी डिमांड होना बंद हो जाएगी। और जब इनकी तरफ से जो डिमांड होना कम हो रही थी तो और ज़्यादा मार्केट में क्या बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। और जब लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगा तो और डिमांड कम हो जाएगी, और डिमांड कम हो जाएगी और प्रोडक्शन कम हो जाएगा, और डिमांड कम हो जाएगी और प्रोडक्शन कम हो जाएगा। और ये प्रोसेस लगातार चलती जाएगी और इकोनॉमी ऐसे गड्ढे में पहुंचेगी कि ना तो कोई सामान बिक रहा होगा मार्केट में, ना ही किसी के पास ढेला होगा पैसा खर्च करने के लिए। ये होगा जनरल मार्केट में इकोनॉमी पर असर। इसलिए इस सिचुएशन को सबसे बुरा माना जाता है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ता है कि लोगों को काम ही नहीं मिल पाता, क्योंकि जब मार्केट में चीज़ें खरीदी ही नहीं जा रही हैं तो कोई प्रोड्यूसर बनाएगा भी नहीं, और जब कोई प्रोड्यूसर बनाएगा नहीं तो लोगों को इनकम नहीं मिलेगी, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो इनकम नहीं मिलेगी, इनकम नहीं मिलेगी तो फिर लोग खर्च नहीं करेंगे, और खर्च नहीं करेंगे और बेरोजगारी छाएगी, और बेरोजगारी छाएगी और लोगों का प्रोडक्शन कम होगा। ये प्रोसेस लगातार चलती जाएगी, सारे तार जुड़ते जाएंगे और इकोनॉमी बिल्कुल डाउन पर आ जाएगी। इस कंडीशन को बोलते हैं डेफिशिट डिमांड। अब इन दोनों को क्या करने की जरूरत है, मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिट डिमांड। चाहे एक्सेस डिमांड हो चाहे डेफिशिट डिमांड हो, दोनों को क्या करने की ज़रूरत है, दोनों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, करेक्ट करने की ज़रूरत है। दोनों सिचुएशन बुरी हैं, और इन दोनों से ज़्यादा बुरी कौन सी है, डेफिशिट डिमांड की। फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं, असर क्या पड़ा। एक तरफ हमने कंडीशन देखी एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड की। एक्सेस डिमांड में और एक तरफ डेफिशिट डिमांड में। एक्सेस डिमांड में हमारे पास सिचुएशन ये थी कि एग्रीगेट डिमांड वाज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता था, इसका इम्पैक्ट आउटपुट पर नो इम्पैक्ट,
आउटपुट सेम रहता था। एम्प्लॉयमेंट पे भी नो इम्पैक्ट, वो भी सेम रहता था क्योंकि ये बढ़ाया नहीं जा सकता किसी भी हाल में। हाँ, जनरल प्राइस लेवल यहाँ पर क्या करने पड़ते थे, जनरल प्राइस लेवल को यहाँ पर इंक्रीज करना पड़ता था, बस ये चेंज आता था। अच्छा, ये दूसरी वाली सिचुएशन क्या थी, डेफिसिट डिमांड, मतलब एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई। इसका इम्पैक्ट आउटपुट पर क्या पड़ता था, एम्प्लॉयमेंट पे क्या पड़ता था, और जनरल प्राइस लेवल। तो आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और मार्केट में जब सामान बिकेगा नहीं तो प्राइजेस भी क्या करने पड़ेंगे, डिक्रीज करने पड़ेंगे, सब कुछ डिक्रीज करना पड़ेगा। ये दोनों सिचुएशंस को हम लोगों ने देख लिया। अब बारी आती है इनको करेक्ट करने की या फिर इनको कंट्रोल करने की। बात वही है कि इन दोनों को कंट्रोल कैसे किया जाए, और इन दोनों को कंट्रोल करने का काम किसके पास होता है, दो लोगों के पास, उनके बारे में बताने जा रहा हूं। मार्केट में सबसे पहली कंडीशन है, हम लोग जो करेक्ट कर रहे हैं, पहली कंडीशन जो मैं आपके सामने करेक्ट करके दे रहा हूं, जो हमने पहले पढ़ा था, एक्सेस डिमांड। हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करेंगे। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सबसे पहली चीज है गवर्नमेंट। पहला टूल हमारे पास है गवर्नमेंट, और दूसरा टूल है हमारे पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग RBI के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो आप लोग पूछोगे सर इनके पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये कंट्रोल कर लेते हैं या ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं हमारे देश में, जिसके तहत इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। एक्सेस डिमांड का मतलब मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, और डेफिसिट डिमांड का मतलब मार्केट में डिफ्लेशन को कंट्रोल करना। और दोनों को ही कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दोनों ही एक से बुरी एक सिचुएशन है। एक्सेस डिमांड भी बुरी सिचुएशन है, और उससे बुरी सिचुएशन डेफिसिट डिमांड है। बिल्कुल, ये बात तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अरे यार, ये इसको कैसे इस तरफ ले जाएं, चलो ठीक है। तो दो तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं हमारे देश में। गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसीज़। कौन सी पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है कौन सी पॉलिसीज, मॉनेटरी पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज और मॉनेटरी पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज बनाने का काम किसका रहता है, गवर्नमेंट का, और मॉनेटरी पॉलिसीज बनाने का काम रहता है RBI का। और बस इन्हीं दो पॉलिसीज के तहत ये लोग क्या करते हैं, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्सेस डिमांड की। तो एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने का काम करेगा हमारे देश का गवर्नमेंट, हमारे देश की गवर्नमेंट। पहले नंबर पे तो गवर्नमेंट का ही रोल देखते हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है कंट्रोल करने के लिए। तो गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं क्या किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही हैं फिजिकल पॉलिसीज़, और इन फिजिकल पॉलिसीज़ में क्या होता है, दो तरीके के काम करती है गवर्नमेंट। सबसे पहला काम कर सकती है टैक्सेस को लेकर, और दूसरा काम कर सकती है अपने एक्सपेंडिचर को लेकर। आप मुझे बताइए एक्सेस डिमांड कैसी कंडीशन है। एक्सेस डिमांड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई कम है। तो अब हमारा रोल क्या है, हमारा रोल है एग्रीगेट डिमांड को कम करना। हमारा रोल है एग्रीगेट डिमांड को कम करना है, चाहे कैसे भी हो जाए। बोलते ना शाम नाम दंड भेद, कोई भी इस्तेमाल करो, कुछ भी यूज़ करो, लेकिन एग्रीगेट डिमांड को क्या करो, कम करो। तो बस हमें क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड को कम करना है। और अब एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियस ही बात है, मार्केट में हमें डिमांड कम करनी है। तो डिमांड को कम करने के लिए क्या करना है,
गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आप लॉजिक लगाइए। डिमांड कम करने के लिए चीज़ों को महंगा किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट के हाथ में क्या है, टैक्सेस। गवर्नमेंट के हाथ में है टैक्सेस, तो गवर्नमेंट टैक्सेस के साथ क्या कर सकती है, इंक्रीज इन टैक्सेस। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंक्रीज इन टैक्सेस। जब टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे तो चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे। जब टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे तो चीज़ों के दाम कम हो जाएंगे, और जब चीज़ों के दाम, सॉरी मैं बोला उल्टा बोल दिया, जब टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे तो चीज़ों के प्राइजेस जो होंगे, कीमतें जो होंगी वो बढ़ जाएंगी। चीज़ों की कीमतें जो होंगी वो बढ़ जाएंगी, और जब कीमतें बढ़ जाएंगी तो डिमांड क्या होगी, तो डिमांड क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो एक्सेस डिमांड ऑटोमेटिकली नॉर्मली डिमांड की कंडीशन पर आ जाएगी। एक्सेस डिमांड ऑटोमेटिकली नॉर्मल डिमांड की कंडीशन पे आ जाएगी। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, कि गवर्नमेंट क्या कर दे, अपने टैक्सेस को कम कर दे, सॉरी बढ़ा दे। टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा तो ये वाली कंडीशन खत्म हो जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या किया जा सकता है, एक्सपेंडिचर। अच्छा, मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और डिमांड को कम करना है, और डिमांड कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक्सपेंडिचर को कम कर दे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो खुद का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट को वो क्या कर देना चाहिए, वो कम कर देना चाहिए। गवर्नमेंट का जो खुद का गवर्नमेंट का जो खुद का एक्सपेंडिचर है उसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो पहली चीज़, जहाँ तो आप टैक्सेस बढ़ा दो, पहली चीज़ जहाँ तो आप टैक्सेस बढ़ा दो गवर्नमेंट की तरफ से, तो चीज़ों की दाम महंगे हो जाएंगे तो लोग कम खरीदेंगे। दूसरे नंबर पे जहाँ तो आप अपना खर्चा कम कर दो, गवर्नमेंट जो खर्चा ज़्यादा कर रही है उस खर्चे को कम कर दो, तो उससे भी मार्केट में क्या हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। उससे भी क्या हो जाएगी, मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी। तो दो कंडीशन हमने देखी फिजिकल पॉलिसी के तहत जो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट अपने टैक्सेस बढ़ा सकती है चीज़ें बढ़ाने के लिए, चीज़ों के दाम बढ़ाने के लिए, और अपने खर्चों को कम कर सकती है। इन तरीके से क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट जो एक्सेस डिमांड थी वो कम होना शुरू हो जाएगी, डिमांड कम होना शुरू हो जाएगी। ये तो थे, बोलते ना, ये तो थी एक आम सी जिंदगी। इससे भी खतरनाक वाले टूल्स हैं हमारे किसके पास, आरबीआई के पास। इससे भी खतरनाक टूल है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग देश की मॉनेटरी पॉलिसीज़ के नाम से जानते हैं। उन्हीं के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम किसके पॉलिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में। आरबीआई के पास जो टूल्स हैं ये बड़े खतरनाक लेवल के टूल्स हैं। आरबीआई मतलब ये थे नॉर्मल लेवल, ये है मैक्स प्रो लेवल, और इन्हीं के बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे। आरबीआई के पास दो तरह के टूल्स हैं। आरबीआई के पास दो तरह के टूल्स हैं मॉनेटरी पॉलिसीज के तहत। एक है क्वालिटेटिव टूल्स, एक है क्वालिटेटिव टूल्स और दूसरे हैं क्वांटिटेटिव टूल्स। पहले मैं बात करता हूँ क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में। किसके बारे में, क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में। इनके बारे में एक बार हम ऑलरेडी कहाँ पर पढ़ चुके हैं, जब हम सेंट्रल बैंक पढ़ रहे थे। तो जब हम लोग सेंट्रल बैंक वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने इनके बारे में एक बार और डिटेल में पढ़ चुके थे। अब बस थोड़ा सा जो बचा है, मतलब वही चीज़ों को हम फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को हम एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ किन तरीक़ों से मार्केट में एग्रीगेट डिमांड को कम किया जा सकता है। इस बात को अगर आप समझो तो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है और हमें डिमांड मार्केट में कम करनी है। फिर से वही बात है, डिमांड हमें कम करनी है, मतलब हमें इन्फ्लेशन के साथ काम करना है और इन्फ्लेशन को हमें मार्केट में कम करना है। एक इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं, हमें मार्केट में इन्फ्लेशन को कम करना है। तो अब आरबीआई के पास क्वांटिटेटिव टूल्स जो हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज़ कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। और मॉनेटरी पॉलिसीज़ के तहत आरबीआई के जो पास सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, CRR, SLR, कैश रिजर्व रेशो और स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशो। कैश रिजर्व रेशो एंड स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशो। और इनके बारे में मैं आपको पिछली क्लासेस में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मैंने गवर्नमेंट बजट वो वाला चैप्टर पढ़ाया था, कौन सा, आरबीआई बैंकिंग मनी एंड बैंकिंग में कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक था। सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में मैंने बताया था कि सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है।
मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया था, वही बात तो थी। अगर मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा होगी तो कौन सी कंडीशन होती है, इन्फ्लेशन, और मनी सप्लाई मार्केट में कम हो तो कौन सी कंडीशन होती है, डिफ्लेशन। तो आरबीआई इन टूल्स का कैसे इस्तेमाल करता है, बस उन्हीं टूल्स के बारे में फिर से एक बार मैं आपको थोड़ा सा याद दिलवा देता हूँ। तो एक तरफ होता है बैंक, एक तरफ होता है बैंक, और बैंक में हम क्या करते हैं, बैंक में हम अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक में हम क्या करते हैं, डिपॉजिट्स करते हैं। और जितना भी पैसा हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बैंक उस पैसे का कुछ हिस्सा, बैंक उस पैसे का कुछ हिस्सा क्या करता है, लोन के फॉर्म में आगे देता है। बैंक अपने पैसे का कुछ हिस्सा क्या करता है, लोन के फॉर्म में आगे देता है। तो जब बैंक अपने पैसे का कुछ हिस्सा लोन के फॉर्म में आगे देता है तो उसमें से कुछ पैसा बचाना भी पड़ता है बैंक को सीआरआर के फॉर्म में, कुछ रिजर्व में भी रखना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैंने 100 रुपया बैंक में जमा किया है तो बैंक वालों को अपने पास करीबन 3% सीआरआर बचा कर रखना पड़ेगा, और वो लोग फिर 97 रुपीज़ को आगे क्या कर सकते हैं, लोन के फॉर्म में दे सकते हैं। ये सीआरआर क्यों बचाना है, ताकि डेली ट्रांजेक्शन्स करने के लिए भी बैंक के पास पैसा हो, है ना, तो सीआरआर बचाना पड़ता है। वैसे ही बैंक में जब हम कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं तो उसका कुछ पैसा बैंक को किसके फॉर्म में बचाना पड़ता है, एसएलआर के फॉर्म में, स्ट्रेचुरी लिक्विडिटी रेशो के फॉर्म में। इसमें लगभग 18% के आसपास पैसा बचाना पड़ता है, और बाकी पैसा बैंक क्या कर सकता है, लोन की फॉर्म में दे सकता है। तो टोटल मिला के लगभग कह सकते हैं 21% पैसा बचाना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने 100 रुपये का लोन, 100 रुपये का डिपॉजिट किया है बैंक के पास, तो बैंक को सीआरआर और एसएलआर दोनों को मिलाकर लगभग कितना पैसा, 21 रुपीज़ अपने पास सेव करके रखना पड़ेगा, और 79 रुपीज़ का बैंक आगे क्या कर सकता है, लोन दे सकता है। ये कंडीशन हो सकती है, हाँ बिल्कुल यही कंडीशन हो सकती है बैंक के साथ। तो अगर ये लोन मार्केट में ज़्यादा जाएगा तो मतलब मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा रहेगी, लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा, और लोगों के पास पैसा ज़्यादा रहेगा तो लोग डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। तो आरबीआई अब कैसे खेलेगा, आरबीआई खेल जाएगा जहाँ पर, गेम कैसे खेलेगा, बोलेगा बेटा सीआरआर और एसएलआर दोनों का ही रेट बढ़ा दिया जाएगा, दोनों को ही हम इंक्रीज़ कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे सीआरआर को और इंक्रीज़ कर देंगे हम एसएलआर को। बोले वाह बेटा वाह, बड़े हैवी ड्राइवर हो रहे हो। हाँ बिल्कुल, सीआरआर भी इंक्रीज़ कर देंगे, एसएलआर भी इंक्रीज़ कर देंगे। बोले कैसे सीआरआर और एसएलआर इंक्रीज़ कर दोगे, बोले देखो यहाँ पर जो 3% था ना सीआरआर, अब बेटा आपको वो 10% देना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए, और जो एसएलआर 18% था वो 30% कर देते हैं। तो इसका मतलब बैंक वालों, अब तुम्हें जो 100 रुपये का जो लोग डिपॉजिट करेंगे उसमें से 40 हम लोगों के पास बचा कर रखना पड़ेगा, और मात्र तुम 60 रुपये का लोन दे पाओगे मार्केट में। और तुम जब 60 रुपये का लोन मार्केट में दोगे तो मार्केट में लोन ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब लोगों के पास लोन कम आएगा तो मतलब मनी सप्लाई कम है, जब पैसा ही नहीं है तो डिमांड क्या रहेगी, वो भी कम रहेगी। तो ऑटोमेटिकली एग्रीगेट डिमांड जो होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहला गेम जो आरबीआई खेल सकता है वो क्या कर सकता है, सीआरआर को इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज इन सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, और दूसरा काम इसी के साथ साथ सेम बिल्कुल सीआरआर के साथ साथ एसएलआर को भी इंक्रीज कर सकता है। ये दोनों रेट्स क्या होते हैं, जिसने वो वाला चैप्टर नहीं पढ़ा वहाँ पर आप लोग देख सकते हो। बैंक वालों को कुछ पैसा अपने पास बचा कर रखना पड़ता है ताकि वो डेली की डेली ट्रांजेक्शन्स को कर सके। अब कुछ बच्चों को अगर सीआरआर और एसएलआर में डिफरेंस ना पता हो तो वो ऐसे देख सकते हो, सीआरआर का अमाउंट ऐसा अमाउंट होता है जिसको बैंक वालों को कैश में ही रखना पड़ता है। जो पैसा बैंक वालों को डिपॉजिट का, जो पैसा हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया, उस डिपॉजिट का जो हिस्सा बैंक वालों को कैश के फॉर्मेट में ही रखना पड़े, उसको और किसी फॉर्म में नहीं रख सकते, सिर्फ कैश नगद अपने पास रखना पड़ेगा, वो सीआरआर है। बाकी एसएलआर में बैंक वालों वो पैसा कैश के अलावा कुछ सिक्योरिटीज़ में भी रख सकते हैं। वो सिक्योरिटीज़ जो आरबीआई ने बोला जैसे शेयर्स वगैरह, बॉन्ड्स वगैरह, उनमें भी रख सकते हैं, लेकिन वही जो गवर्नमेंट ने अप्रूव करके दी हैं, आरबीआई ने अप्रूव करके दी, मतलब इनसे कुछ अर्निंग हो सकती है बैंक वालों को। इस पैसे से काहे की अर्निंग, ये तो पूरा वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति ने 100 रुपये जमा कर दिया, हम इंटरेस्ट बराबर दे रहे हैं उसको, और लेकिन इस पैसे को आगे लोन में नहीं दे सकते, घर में बचा कर रखो सीधे सीधे। ये पैसा तो पूरा बैंक वालों के लिए क्या करता है, नुकसान क्रिएट करने का काम कर रहा होता है। तो सीआरआर का पैसा कैश में रखना पड़ता है, बल्कि एसएलआर का पैसा आप सिक्योरिटीज़ के अंदर डिपॉजिट कर सकते हो, और बाकी जो पैसा बचता है वो आगे लोन की फॉर्म में दे सकते हो। तो सीआरआर पूरा का पूरा बैंक वालों के लिए लॉस होता है, इसलिए ये इसका रेशो जो है बहुत कम रखा जाता है। करेंटली 3% ही चल रहा है, करंटली 3% ही चल रहा है। और एसएलआर जे अब गवर्नमेंट को चाहिए कि बैंक वाले ज़्यादा पैसा बचा कर रखे और ज़्यादा पैसा लोन में ना जाए, इसलिए फिर रेट में जो बदलाव किए जाते हैं ज़्यादातर किस में किए जाते हैं, एसएलआर में।
SLR 18% करीब है। तो बैंक क्या चाहता है, आरबीआई क्या चाहता है, अभी 21% बैंक वाले पैसा अपने पास बचा कर रखे हुए, 79% बैंक आज की डेट का है ये 18% करीब। पहले लगभग 20% ये चलता था, 4% ये चलता था, तो लगभग पहले बैंक वालों को 25% करीब अपना पैसा बचा कर रखना पड़ता था और 75% लोन में दे पाते थे जो डिपॉजिट आता था। लेकिन आज की डेट में बैंक मार्केट में कंडीशन ऐसी चल रही है कि आरबीआई उल्टा चाहती है कि मार्केट में सप्लाई ज़्यादा रहे पैसे की, लोग डिमांड क्रिएट करते रहे, इसलिए इन दोनों का रेट कम रखा गया है। बिल्कुल सही डिसीजन है आरबीआई का कि मार्केट में अभी डिमांड कम है, लोगों के पास पैसा कम है, और डिमांड अगर कम होगी, वो अगली वाली कंडीशन है, तो और बहुत बुरी बुरी कंडीशंस हो सकती हैं। इसलिए ये कंडीशन ज़्यादा ना निकल कर आए, इसलिए गवर्नमेंट ये वाले स्टेप उठा रही है। फिलहाल हम तो ऑपोजिट कंडीशन देख रहे हैं कि हमें तो डिमांड कम करनी है मार्केट में, और डिमांड कम करने का यही तरीका है कि लोगों के पास जो पैसे हैं वो कम कर दें। तो पैसा लोगों के पास कहाँ से पहुँचता है, लोन के फॉर्म में पहुँचता है, और लोन अगर कम मिलेगा लोगों को, इन दोनों के रेट बढ़ा दिए जाएंगे, तो बैंक वालों के अपने पास ज़्यादा पैसा बचा कर रखना पड़ेगा, और लोन जो होगा लोगों के पास कम पहुँचेगा। इससे क्या होगा, इससे मनी सप्लाई कम हो जाएगी। दो और टूल भी हैं। एक तीसरा टूल है इंक्रीज इन बैंक रेट, और चौथा है इंक्रीज इन रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट, एक होता है बैंक रेट, एक होता है रेपो रेट। देखो, कब आरबीआई क्या करता है, लोन देता है किनको, कमर्शियल बैंक्स को, जितने भी हमारे आसपास बैंक दिखते हैं इन बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। और कमर्शियल बैंक क्या करते हैं, उसी लोन को किसको देते हैं, पब्लिक को देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, आरबीआई लोन फ्री में नहीं देगा, कमर्शियल बैंक को इसके बदले क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक आरबीआई को पे करते हैं, उस इंटरेस्ट को जहाँ तो बैंक रेट बोलते हैं, जहाँ रेपो रेट बोलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है तो बैंक रेट होता है, और शॉर्ट टर्म के लिए दिया जाता है तो रेपो रेट होता है। मतलब आरबीआई कई तरह से लोन देता है, एक लंबे समय के लिए भी लोन देता है, एक छोटे समय के लिए भी लोन देता है। तो लंबे समय के लिए बैंक रेट, लंबे समय पर के लिए जो लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको बैंक रेट, और छोटे समय के लिए जो लोन दिया है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो रेपो रेट। एक मिनट में कहीं कन्फ्यूज गलत तो नहीं बोल गया, हो जाता कई बार उल्टा बोल दिया हो शायद, लेट मी कंफर्म, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया। हाँ बिल्कुल सही बोला, मैंने कोई गलत नहीं बोला। बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए और रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए। तो अगर बैंक लंबे समय के लिए, आरबीआई लंबे समय के लिए कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है और उस लोन पर जो इंटरेस्ट ले रहा है तो उस इंटरेस्ट को बैंक रेट बोला जाएगा। और कमर्शियल बैंक को अगर छोटे समय के लिए लोन मिल रहा है आरबीआई के द्वारा और उस लोन पर इंटरेस्ट जो दिया जाएगा उसको रेपो रेट बोला जाएगा। अब मैंने क्या बोला, अगर ये लोन पर जो इंटरेस्ट है वो 10% है तो कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देगा तो कोई 10% पे देगा, कमर्शियल बैंक अपना भी प्रॉफिट जोड़ेगा उस पर। तो मान लीजिए कमर्शियल बैंक का अपने खुद के खर्चे वर्चे मान लाकर उसने 10% का अपनी तरफ से प्रॉफिट जोड़ दिया, 20% पर हमें लोन मिल रहा है। 20% पर एनम पर मतलब कि अगर मैं 100 रुपये का लोन देता हूँ तो एक साल बाद मुझे उस पर 120 रुपये देने पड़ेंगे, 120 रुपये उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, चल रही है नॉर्मल कंडीशन। अब लोग लोन निकलवा रहे हैं ऐसी कंडीशन में, आरबीआई चाहता है कि लोगों के पास लोन ना रहे, लोग लोन ना निकलवाएं, मतलब लोगों के पास पैसा ना रहे। जब पैसा नहीं रहेगा तो एग्रीगेट डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आरबीआई ने क्या किया, इन दोनों रेट्स को बढ़ा दिया, इन दोनों रेट्स को बढ़ा दिया। जो लोन पहले 10% पे मिल रहा था अब वो लोन का रेट हो गया 15%, और कमर्शियल बैंक वाले अपना प्रॉफिट जोड़कर उसको 25% पे दे रहे हैं। तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं अगर 100 रुपये निकला रहा हूँ, अगले साल मुझे 125 रुपये देना पड़ेगा, मैं लोन ले लूँ। अगर मैंने 1 लाख रुपया निकलवाया है ना भाई साहब, तो अगले साल 1 लाख तो देना ही देना, 25,000 एक्स्ट्रा देना है इंटरेस्ट का। तो जब इतना महंगा इंटरेस्ट होगा तो कोई नहीं निकलवाएगा, जब इतना महंगा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा तो कोई भी लोन नहीं निकलवाएगा। और ऐसी कंडीशन को यूज़ किया जाता है मार्केट में एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए। जब आप रेट कम कर दोगे, रेट बढ़ा दोगे, बैंक रेट बढ़ा दोगे, रेपो रेट बढ़ा दोगे तो कोई भी लोन नहीं निकलवाएगा। और जब लोग लोन नहीं निकलवाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी,
लोगों के पास पैसा होगा नहीं और डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स हैं जो आरबीआई यूज़ करता है किसके लिए, मार्केट में मनी सप्लाई को कम करने के लिए, जिसकी वजह से मार्केट में क्या होता है, डिमांड कम हो जाती है। सभी चीज़ों को बढ़ा देना, सीआरआर बढ़ा देना, एसएलआर बढ़ा देना, बैंक रेट बढ़ा देना, रेपो रेट बढ़ा देना, इन सब की वजह से मार्केट में क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई, पैसा आना कम हो जाएगा। पैसा आना कम होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, खर्चेंगे नहीं, तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर पहुंच जाएगी। ये वो तरीके हैं, ये क्वान्टिटेटिव तरीके हैं। कुछ आरबीआई क्वालिटेटिव तरीके भी यूज़ करती है, आगे और भी बताऊंगा क्वालिटेटिव तरीकों के बारे में। फिलहाल एक बता देता हूँ। मान लो एक एडवाइस दे दी कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई ने कि भैया लोन नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करो लोन देने से। तो लोग क्या करेंगे, मतलब बैंक वाले लोन देंगे ही नहीं लोगों को, तो इससे क्या होगा, मार्केट में मनी सप्लाई ऑलरेडी कम हो जाएगी, लोग डिमांड ही नहीं कर पाएंगे। तो इन कंडीशंस की वजह से मार्केट में क्या किया जा सकता है, एग्रीगेट डिमांड को कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं इसी बात को आपको और गहराई से और डिटेल में यहाँ पे स्लाइड्स के थ्रू बता सकता हूँ। तो मैंने तो आपको वही बताया एक्सेस डिमांड को कंट्रोल कैसे करना है, वहाँ पर तो मैंने बहुत हलवा से बना दिया था, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक होती है फिजिकल पॉलिसीज़। फिजिकल पॉलिसीज़ कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाता है। और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसीज़, इनको कौन बनाता है, आरबीआई बनाता है। इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ज़्यादा साफ सुथरी है। इसमें क्या किया जा सकता है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया जा सकता है, गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर दे या टैक्सेस बढ़ा दे। दूसरा काम क्या किया जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसीज में, क्वांटिटेटिव में, बैंक रेट बढ़ा दो, महंगा हो जाएगा लोन, रेपो रेट बढ़ा दो, लोन महंगा हो जाएगा, लोग नहीं निकलवाएंगे। एलआरआर में दोनों चीज़ें आ गई, सीआरआर भी आ गया और एसएलआर भी आ गया, दोनों के रेट बढ़ा दो। आरबीआई ने दोनों के रेट बढ़ा दिए, कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा। जब ज़्यादा लोन नहीं दे पाएगा तो लोगों के पास पैसा कम रहेगा, जिसकी वजह से डिमांड कम रहेगी। एक काम हो सकता है सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या है, बैंक आरबीआई के पास कुछ सिक्योरिटीज़ होती है, कुछ कागज़ के टुकड़े होते हैं जिनको वो कमर्शियल बैंक को बेच देता है। और कमर्शियल बैंक उसके बदले बैंकों के पास पैसा दे देते हैं, किसके पास, आरबीआई के पास। ये कागज़ का टुकड़ा कमर्शियल बैंक्स के पास पहुंच गया। इस कागज़ के टुकड़े की कीमत है मान लो 25,000 रुपये, और आरबीआई बोल रहा है हम आपको ये 22,000 रुपये में दे रहे हैं, आप हमें 22,000 रुपये दिया दीजिए और हम आपको ये कागज़ का टुकड़ा दे रहे हैं। आप इसको 1 साल तक अपने पास रखिएगा, 1 साल बाद हमसे वापस ले लीजिएगा अपने पैसे और हमें ये कागज़ का टुकड़ा लौटा दीजिएगा, मतलब एक सिक्योरिटी लौटा दीजिएगा। हम आपको पूरा का पूरा 25,000 रुपये देंगे। तो बैंक वालों को प्रॉफिट की लालच में ये क्या कर लेते हैं, खरीद लेते हैं, और कई बार ज़बरदस्ती भी दिया जाता है कि लोग खरीदो इनको। तो इससे होगा क्या, इन सिक्योरिटीज़ से जो बैंक वालों का पैसा है वो किसके पास पहुंच जाएगा, आरबीआई के पास पहुंच जाएगा। और कागज़ के टुकड़े का क्या कर लोगे, इसको थोड़ी ना दे पाओगे किसी को लोन के फॉर्म में। और जब कागज़ के टुकड़े होंगे आपके पास पैसा ही नहीं होगा लोन देने के लिए, तो आप मार्केट में लोन फिर से नहीं दे पाओगे। और जब आप लोन नहीं दे पाओगे तो मार्केट में एग्रीगेट जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं होगा, पैसा ही नहीं होगा। ये थे सारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, इन सब के बारे में तो मैंने डिटेल में बता दिया। अब कुछ क्वालिटेटिव बताते हैं। इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट, बिल्कुल हो सकता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है कि हमने बोला है कि अगर कोई व्यक्ति लोन लेने आता है आपके पास, कमर्शियल बैंक्स को बोला है, तो उसकी कुछ सिक्योरिटी आपको रखनी पड़ेगी ना, कोलेट्रल कुछ रखना पड़ेगा, गिरवी कुछ रखना पड़ेगा, तभी तो आप उसको लोन दोगे। मान के चलते कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है, उससे पूछा गया भैया तुम्हारे पास कितने की प्रॉपर्टी है, बोला मेरे पास तो भैया 1 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। तो बोले ठीक है 1 लाख का गोल्ड आपके पास क्या है, 1 लाख का गोल्ड है, हाँ बोले 1 लाख का गोल्ड है, तो आप 1 लाख का गोल्ड हमारे पास गिरवी रख दीजिए। बोले ठीक है रख दिया। इसके बदले लोन कितना मिलेगा, बोले इसके बदले आपको 80,000 का लोन मिल जाएगा। बोले ये क्या मतलब, मैं चीज़ तो 1 लाख की रख रहा हूँ। बोले मान लो कल के दिन आप टपक गए, बोले हाँ टपक गए, और आपके गोल्ड का प्राइस भी कम हो गया, तो हमारे तो घाटा हो जाएगा ना, हमारा पैसा कहाँ से चुकाया जाएगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ये मार्जिन लेकर चल रहे हैं कि कम से कम 20,000 रुपये का, इतने से कम प्राइस नहीं जाएगा। तो होता क्या है, जितने का आप मार्केट सिक्योरिटी रखते हो बैंक वालों के पास, बैंक वाले उससे कम ही आपको लोन देते हैं। जो लोन का अमाउंट होता है वो उससे कम ही होता है। तो जितने का बीच में गैप होता है उसको बोलते हैं मार्जिन। अभी ये मार्जिन कितने परसेंट का लेके चल रहे हैं, 20% का, 20% का मार्जिन लिया। कल के दिन ऐसा भी हो सकता है आरबीआई ने आदेश दिया कि मार्जिन बढ़ा दो,
ऑर्डर दिया है, तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, जो मार्जिन बढ़ा देना पड़ेगा। बोलेगा नहीं भैया अब तो हम 40% का मार्जिन लेके चलेंगे। अगर आप 1 लाख की सिक्योरिटी रखते हो तो हम आपको लोन सिर्फ 60,000 का देंगे। तो कोई बेवकूफ़ है कि 1 लाख की प्रॉपर्टी रख के 60,000 का लोन ले? तो मार्केट में लोग लोन लेंगे ही नहीं, और जो लोन लेंगे भी उनको बहुत कम लोन मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट में पैसा कम हो जाएगा और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ये भी कंडीशन हो सकती है। एक हो सकता है एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग। एक तो मैंने बताया ना, सीधे सीधे आरबीआई एडवाइस दे सकता है कि लैंडिंग करनी ही नहीं है, बिल्कुल लोन देना ही नहीं है, लोन मत देना बिल्कुल भी। तो इस कंडीशन में भी लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो डिमांड कम हो जाएगी। एक और कंडीशन हो सकती है क्रेडिट रेशनिंग अंडर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये आप ऐसा कह सकते हो, आरबीआई कैटेगरीज बना देता है मार्केट में इंडस्ट्रीज की। जैसे मान लो इंश्योरेंस इंडस्ट्री हो गया, कोल इंडस्ट्री हो गया, मैकेनिकल इंडस्ट्री हो गया, फार्मेसी इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन इंडस्ट्री हो गया, अलग अलग इंडस्ट्रीज की कैटेगरीज बना दी हैं। और आरबीआई कह रहा है कि इस इंडस्ट्री को लोन देना है, इस इंडस्ट्री को लोन नहीं देना है। अब ज़रूरी थोड़ी ना मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो हर एक सेक्टर में इन्फ्लेशन होगा, कुछ सेक्टर डिफ्लेशन में भी जा रहे होंगे और कुछ ही सेक्टर होंगे जहाँ पे इन्फ्लेशन आ रहा होगा। एग्जाम्पल के लिए लेकर चलते हैं, मान लीजिए फूड इंडस्ट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है, तो आरबीआई पता क्या बोलेगा, आरबीआई बोलेगा कि सिर्फ फूड इंडस्ट्री के लिए कोई लोन लेने आए ना तो उसको लोन मत देना, बाकी इंडस्ट्रीज को लोन दे देना। तो ये सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, मतलब किसी जगह पर कंट्रोल करना है, किसी जगह पर कंट्रोल नहीं करना है, ऐसा भी काम किया जा सकता है। तो किसी सेक्टर्स को लोन दिया जाएगा, किसी सेक्टर्स को लोन नहीं दिया जाएगा। जिस सेक्टर को लोन नहीं मिलेगा तो वो उसमें क्या होगा, मार्केट में प्राइस अपने आप कम, उनकी डिमांड अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा। तो ये कुछ तरीके हैं ऐसे यूज़ किए जाते हैं, किसके द्वारा, हमारे देश में गवर्नमेंट के द्वारा और आरबीआई के द्वारा, जिसकी वजह से एक्सेस डिमांड की कंडीशन कंट्रोल की जा सकती है। यहाँ पे सब कुछ बढ़ाया जा रहा है, एक्सेस बढ़ाया जा रहा है, सिर्फ गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम की जा रही है, हर चीज़ को इंक्रीज किया जा रहा है, हर चीज़ इंक्रीज हो रही है जहाँ पर। क्यों? इन चीज़ों से इंक्रीज होने से मार्केट में लोन कम जाएगा, इन सब चीज़ों को इंक्रीज करने की वजह से मार्केट में लोन कम जाएगा, और लोन जब कम जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड, मतलब लोगों के पास मनी सप्लाई कम हो जाएगी। जब मनी सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, इसका मतलब इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ जाएगा। ये तरीके यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, दूसरे इससे ऑपोजिट कंडीशन देखी थी हमने डेफिशिएट डिमांड की, दूसरे इससे जस्ट ऑपोजिट कंडीशन थी डेफिशिएट डिमांड की, उसको देख लेते हैं। डेफिशिएट डिमांड क्या कहता है? डेफिशिएट डिमांड कंडीशन कैसी थी कि मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, कम है, उल्टा बोल दिया, मार्केट में डिमांड बहुत कम है और मार्केट में डिमांड सप्लाई बहुत ज़्यादा है। मतलब लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं, सीधी बात है, लोग सामान खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि लोगों के पास, कारण क्या हो सकता है सामान ना खरीदने का, पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, और जहाँ फिर ये भी हो सकता है सामान महंगा बहुत है। तो दो ही चीज़ें की जा सकती हैं, जहाँ तो सामान सस्ता किया जा सकता है, जहाँ लोगों के पास पैसे बढ़ाए जा सकते हैं जिससे लोग सामान खरीदें। जब लोग सामान खरीदेंगे, हमें क्या करना है, डिमांड क्रिएट करनी है। हम चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान खरीदें, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामान कब खरीदेंगे, जब उनके पास पैसे ज़्यादा होंगे। तो क्या क्या किया जा सकता है यहाँ पर भी, जस्ट जो मैंने अभी तक बताया उसका ऑपोजिट। जैसे पहले नंबर पे हमारे पास फिजिकल पॉलिसी कौन बनाता है, गवर्नमेंट बनाती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसीज़ कौन बनाता है, सेंट्रल बैंक, हमारे देश में आरबीआई बनाएगा। अच्छा, फिजिकल पॉलिसीज़ के अंदर सबसे पहला काम क्या किया जा सकता है, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा दे। सही बात है, मार्केट में डिमांड नहीं है, लोग नहीं कर पा रहे, तो गवर्नमेंट ही खरीदना शुरू कर दे, गवर्नमेंट ही पैसा खर्च करना शुरू कर दे। जब गवर्नमेंट पैसा खर्च करना शुरू कर देगी, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। मार्केट में डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो जो ये गैप है ये कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक काम और कर सकती है गवर्नमेंट, टैक्स कम कर सकती है। टैक्स कम किए जाएंगे तो वही सामान जो महंगा था अब वो सस्ता हो जाएगा। मैंने बोला या तो सामान सस्ता कर दिया जाए या फिर लोगों के पास पैसे बढ़ा दिए जाए। तो पहला काम तो क्या किया जा सकता है, सामान सस्ता किया जा सकता है। अब इसका एग्जाम्पल ले सकते हो आप लोग कि वही मोबाइल फ़ोन पहले 1,000 का आता था और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर 30% टैक्स लगा रखा है। एग्जाम्पल के लिए 3,000 उस पर टैक्स लग जाता था, वही मोबाइल 13,000 रुपये में मिल रहा था, मार्केट में लोग खरीद ही नहीं रहे थे। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स कम कर दिया, कितने परसेंट, 15% ला दिया, आधा कर दिया। तो अब वही सामान जो पहले 10,000
का था उस पर 3,000 टैक्स लगता था, 1,500 टैक्स लगेगा। अब वही सामान 11,500 रुपये में मिलेगा, तो लोग धड़ाके से खरीदना शुरू कर देंगे, तो ऑब्वियस ही बात है डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसीज, सॉरी फिजिकल पॉलिसीज जो गवर्नमेंट बनाती है, इसके अंदर पहला काम तो यही किया जाता है, गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा सकती है और टैक्सेस को कम कर सकती है। और क्या काम हो सकता है? मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है, यहाँ पर भी वही काम हो सकता है जो पीछे देखे थे, बस उसका जस्ट ऑपोजिट करना है, उसका यहाँ पर ऑपोजिट कर देंगे। पहला काम क्या था? मैंने जो एलआरआर बताया था आपको, एलआरआर दो चीज़ों से मिलकर बनता है, सीआरआर और एसएलआर। वहाँ पे दोनों के रेट बढ़ाए थे, यहाँ पे दोनों के रेट कम कर दो, ऑपोजिट कर दो, कंडीशन ऑपोजिट है। जब ये दोनों रेट कम हो जाएंगे तो कमर्शियल बैंक क्या कर पाएंगे? कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे, और जब कमर्शियल बैंक ज़्यादा लोन दे पाएंगे मार्केट में पैसा बढ़ेगा, और जब लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे तो लोग क्या करेंगे? डिमांड भी ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जिससे मार्केट में डेफिसिट डिमांड की कंडीशन कंट्रोल में आ जाएगी। और क्या किया जा सकता है? जो बैंकों को लोन दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म लोन और शॉर्ट टर्म जो लोन दिए जाते हैं, उस पर जो इंटरेस्ट लिया जाता था आरबीआई के द्वारा, वो कम कर दिया जाए। जब कमर्शियल बैंक को लोन सस्ता मिलेगा तो कमर्शियल बैंक आगे भी लोन सस्ता देंगे, और जब हम लोगों को लोन सस्ता मिलेगा तो हम ज़्यादा लोन निकलवाएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में फिर से क्या क्रिएट होगी? फिर से डिमांड क्रिएट होगी, ऑपोजिट कंडीशन। परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, वही सिक्योरिटीज जो कमर्शियल बैंक को बेची गई थी और पैसा आरबीआई ले गया था, उल्टा हो जाएगा। उन्हीं सिक्योरिटीज को आरबीआई बोलेगा वो उस कागज़ के टुकड़े जो तो हमने आपको दिए थे वो वापस दे दो, ये पैसा आप वापस ले लीजिए। कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा होगा, कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा देंगे लोगों को, और जब कमर्शियल बैंक लोन ज़्यादा देंगे लोगों को तो क्या होगा? मार्केट में फिर से क्या हो जाएगी? फिर से मार्केट में डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी। ये काम हो सकते हैं। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या हो सकता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट, जो सिक्योरिटी रखनी पड़ती थी, पहले 1 लाख की सिक्योरिटी रखते थे, 70,000 का लोन देते थे। आरबीआई ने बोला नहीं भैया मार्जिन कम करो, ये 30% नहीं रखना है, सिर्फ 10% ही रखो। अब 90,000 का लोन लेके जाएगा व्यक्ति, उसी में 1 लाख की प्रॉपर्टी रखेगा तो 90,000, बहुत कम मार्जिन रख लेना, मतलब कम सिक्योरिटी रखकर ज़्यादा लोन मिल रहा है, तो ज़्यादा लोन निकलेगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा। गवर्नमेंट इंकरेज करेगी कमर्शियल बैंक को, भैया लोन दो, लोन दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोन दो लोगों को, बस दे दिया, पैसा आ गया। और क्रेडिट रेशनिंग जो होगी विड्रॉ कर दी जाएगी, मतलब ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है कि इस सेक्टर को लोन नहीं देना, उस सेक्टर को लोन नहीं देना, धड़ाके से तो लोन देने रहो। तो जब सबको लोन मिल रहा है, पैसा आ रहा है, तो लोग डिमांड करेंगे, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। और आज की सिचुएशन ऐसी है, लोगों के पास पैसा नहीं है, बल्कि मार्केट उल्टा चल रहा है आज। ऐसा नहीं होता कि जब लोगों के पास पैसा होता है तो डिमांड कम हो जाती है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बढ़ता है, बल्कि हमारे सिचुएशन आज की डेट में इकोनॉमी में उथल पुथल चल रही है। सारी इकोनॉमिक थ्योरीज पता नहीं क्या काम कर रही हैं, थ्योरीज में कुछ और देखते हैं, मार्केट में इकोनॉमी में कुछ उल्टा ही चल रहा है। मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, मार्केट में लोगों के पास पैसा बिल्कुल नहीं है, इनकम खत्म है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पैसा, डिमांड नहीं है चीज़ों की, डेफिसिट डिमांड है, तो डिफ्लेशन आना चाहिए, मार्केट में इन्फ्लेशन आया पड़ा हुआ है। ऐसी उल्टी कंडीशन हुई पड़ी है, लोगों के पास पैसा भी नहीं है तब भी चीज़ें महंगी हो रही हैं, उल्टा ही चल रहा है यहाँ पर। फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से ये सारे टूल्स आज की डेट में यूज़ किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ों पे टैक्सेस कम किए हैं, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग बढ़ा रही है, आरबीआई ने ऐसे सारे रेट्स कम किए हैं, और ये सारी चीज़ों को भी यूज़ किया है ताकि मार्केट में डिफ्लेशन की कंडीशन ना आ पाए। मार्केट में डिफ्लेशन की कंडीशन को रोकने के लिए ये सब काम किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी काम थे मैंने सब चीज़ें आपको बता दी। इस चैप्टर के अंदर गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ तक की ये बातें तो ठीक थी। अब मैं 1 मिनट देख लूँ यहाँ पर कुछ और तो नहीं है जो बताने लायक रह गया हो। नहीं, अब यहाँ पर हमारा जो काम का था वो हमने पूरा पढ़ लिया, तो ये पूरा यूनिट हमारा कंप्लीट होता है। तो अब मुझे जो बताना है आपको वो मैं बता देता हूँ आपको। तो वो बच्चे जो आज पहली दफ़ा इस क्लास में आए थे उनको हम बता देते हैं कि जो क्लास मेरे द्वारा ली जा रही थी, मेरा नाम भारत अनुरागी है और मैं हूँ अनअकैडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर। 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाता हूँ। मैंने नेट क्वालिफाइड किया हुआ है, MBA, MCOM, BCOM, B.Ed, PG, DCA, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। 5 साल से टीचिंग कर रहा हूँ यहाँ पर अनअकैडमी पर भी वेरीफाइड हूँ, और 11th एंड 12th क्लास के बच्चों को वहाँ पर बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रहा हूँ रेगुलर। यहाँ पर मैं इकोनॉमी का पूरा कोर्स आपके सामने कवर कर रहा हूँ। तो अनअकैडमी पर आप बहुत सारे बैचेस, टेस्ट सीरीज़, ये सब चीज़ें आप लोग क्या कर सकते हो, अटेंड कर सकते हो, इन चीज़ों को एनरोल कर सकते हो। बहुत सारे बैचेस हैं जो अनअकैडमी पर ऑलरेडी चल रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे बैचेस हैं जो ऑलरेडी चलने के साथ नए बैचेस आने भी वाले हैं। तो ये सारे बैचेस को आप अटेंड भी कर सकते हो, और आने वाले बैचेस को भी आप अटेंड कर सकते हो। ये सारी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी की क्लास, सारे बैचेस आप अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी पर। इन सब चीज़ों को करने के लिए, सारे बैचेस अटेंड करने के लिए, सारे बैचेस जितने भी अनअकैडमी पे बैचेस चलेंगे
11 12th क्लास के, वो सारे अटेंड करने के लिए, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए, एक सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, और सभी एजुकेटर से पढ़ने के लिए सिर्फ आपको करना पड़ता है एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। एक सब्सक्रिप्शन लेते ही आप अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको सभी कोर्सेज का, टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हो, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, बैच कोर्सेज, लाइव टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, लाइव टेस्ट, घर पे बैठ कर कंफर्ट में बैठ कर पढ़ने का मौका, ये सब मिलता है आपको अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। तो आप 12th क्लास के बच्चों, तो मैं रिकमेंड करूंगा 12 महीने का सब्सक्रिप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। बी अनुरागी लाइव कोड यूज़ करिए और ये कोड आपको दिलवाएगा 10% का डिस्काउंट। ये कोड आपको दिलवाएगा 10% का डिस्काउंट। तो अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप यहाँ पर ले सकते हो। आइकॉनिक में क्या रहता है, आपको अनअकैडमी प्लस के सारे चीज़ें तो मिलती हैं, जो भी अनअकैडमी प्लस पर है वो सब मिलेगा आपको अनअकैडमी प्लस का। साथ में आपको वीकली रिपोर्ट, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, पर्सनल मेंटर, पेरेंट्स कनेक्ट, ये और स्टडी प्लानर, ये सब चीज़ें आपको दी जाती हैं अनअकैडमी प्लस पर, एज आइकॉनिक पर। और यहाँ पर भी आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और कोड यूज़ करोगे बी अनुरागी लाइव, ये आपको 10% का डिस्काउंट दिलवाएगा। तो आपके लिए ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 10% का कोर्स। ये कोड यूज़ करिए बी अनुरागी लाइव और मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट। यहाँ पर अगर आप, मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेज है, वो फ्री क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हो, उसके लिए भी आप ये कोड यूज़ कर सकते हो बी अनुरागी लाइव, उन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। इसके साथ साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, सर्च करना है आपको टेलीग्राम पर भारत BHARAT अनुरागी BCP, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में डली होगी, उस डिस्क्रिप्शन वाली लिंक से भी आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हो, या फिर आप ऐसे डायरेक्टली सर्च करके भी पहुँच सकते हो। तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, आपको अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग आगे अगले चैप्टर में कवर करेंगे गवर्नमेंट बजट को हम लोग स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।